हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्राउन पब्लिकेशन से हम केमिस्ट्री डिस्कस करना शुरू करेंगे और एक साथ हम देखो हमारा क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, साथ ही साथ हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी स्टार्ट करें साथ ही साथ। क्लियर? क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्यों स्टार्ट करें साथ साथ मैं बता देना आना चाह रहा हूँ। हमारा 2 कोर्स और है जिसमें हमारा एक लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है, राकेश यादव सर का ऑब्जेक्टिव जो कोर्स है। तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव में हम बायोलॉजी अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो बायोलॉजी इधर से हमारा ऑब्जेक्टिव चलता रहेगा और इधर से हमारा क्राउन पब्लिकेशन से सब्जेक्टिव हमारा चलता रहेगा। तो हमारा सारा क्लियर होता जाएगा, इधर से सब्जेक्टिव भी करते जाइएगा फिर ऑब्जेक्टिव। यहाँ से प्रॉब्लम हुआ ये तो यहाँ आइएगा, यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो यहाँ पे आप रिवाइज करने के लिए ऑब्जेक्टिव कीजिएगा। राकेश यादव सर से हम केमिस्ट्री कर रहे हैं तो सेम केमिस्ट्री हम यहाँ भी क्राउन पब्लिकेशन के बुक से करेंगे। इन दोनों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप अच्छे से करिएगा। सबसे पहले क्या होता है, केमिस्ट्री है क्या? तो केमिस्ट्री नाम से ही पता चलता है कि हम इसमें क्या देखते हैं, किसी भी पदार्थ के, किसी भी ऑब्जेक्ट के हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं और कैसे वो फिजिकल और केमिकल चेंज करता है। मान लो कैसे फिजिकल और केमिकल चेंज करता है, मतलब कोई अपना बर्फ है वो अपने कैसा फिजिकल चेंज किया कि एक बारी वाटर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? केमिकल चेंज कैसे करता है, केमिकल रूप से क्या क्या किसके प्रेजेंस में क्या चेंज करता है, ये सब होता है। एक इंसान के बारे में जान लेते हैं, क्या नाम है? लेवॉइजियर। इनको हम, ये फ्रेंच केमिस्ट थे, इनको हम मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर बोलते हैं। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। लेवॉइजियर जिनको हम मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला टॉपिक है मैटर। क्लियर? मैटर क्या है कि एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी चीज़ अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसमें कोई मास होता है और वो रेसिस्टेंस को ऑफर कर सकता है। जिसको मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको धक्का दे रहे हो तो वो नहीं चाहता कि आपके धक्के, वो आप उसको धक्का दे रहे हो तो आपको अपोज करता है। ऐसी जो जो फीचर जिन जिन में होगी वो सबको हम क्या बोलेंगे, सबको क्या बोलेंगे, हम मैटर बोलेंगे। मैटर का कोई भी रूप हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल क्या क्या मैटर के? एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब सिंपल समझिए ना, कोई सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैटर का कोई फेज नहीं हो सकता, मैटर का कोई ऐसा नहीं हो कि मैटर सिर्फ सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। मैटर कोई भी, मैटर में मेनली होना क्या चाहिए था, मैटर में मेनली होना चाहिए था कि मैटर स्पेस को ऑक्यूपाई करे, पहला चीज। कोई कुछ ना कुछ मास हो उसमें और वो क्या करे, रेसिस्टेंस ऑफर करे। रेसिस्टेंस को ऑफर करने का मतलब है, अगर कोई आप हवा है, हवा के आप क्रॉस करते हो तो आपको नहीं लगता यार कोई ना कोई तो धक्का दे रहा है, दिख नहीं रहा है फिर भी धक्का दे रहा है, इसी को मैं बोलता हूँ रेसिस्टेंस। सिंपल वाटर है, वाटर में आप हाथ डालते हो तो आपको नहीं लगता कुछ ना कुछ धक्का दे रहा है, वो मैं अलग बताऊंगा, बायोन्सी फोर्स या अलग बताऊंगा, ये सब अलग बताऊंगा। क्लियर? मैटर के कैरेक्टर क्या होता है, टीनी पार्टिकल से बना होता है ऑब्वियसली। ये अलग बात है कि सॉलिड में क्या होते हैं, ये पार्टिकल सब इकट्ठे होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस में और दूर दूर होते हैं, ये समय तो हम दिखाऊंगा। ये पार्टिकल मैटर का कंटिन्यूअस मूव करता रहता है, ये हमें पता है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस, ऑब्वियसली ये मैटर के बीच जो पार्टिकल है उसके बीच कुछ ना कुछ स्पेस होता है। अगर स्पेस बहुत कम है, बहुत कम है तो सॉलिड है, स्पेस थोड़ा ज़्यादा है तो ये लिक्विड है, और ज़्यादा है तो गैस है। और ये पार्टिकल क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सॉलिड में ध्यान देना, ये पार्टिकल, मैटर के पार्टिकल क्या करते हैं, इसके बीच कुछ स्पेस होता है, ये ध्यान रखें, स्पेस होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन, अब बताइए किस में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, भाई सॉलिड में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, लिक्विड में अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, गैस में अट्रैक्शन और कम होगा। समझ में है ना? पार्टिकल, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उसके बीच में स्पेस होते हैं, हमें पता है। ये जो पार्टिकल होते हैं कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर मूव करते रहते हैं। और पार्टिकल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ। और हाईली अट्रैक्शन फोर्स किस में होता है, सॉलिड में। समझ में आया?
अब यही बताया कि स्टेट ऑफ मैटर मतलब कितने स्टेट में होते हैं, तो 3 डिफरेंट स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। समझ में आना। These state of matter arise due to the variation in characteristics of the particle। ऑब्वियसली सिंपल लिखा हुआ है कि इस मैटर का स्टेट किस चीज पे डिपेंड करता है, पार्टिकल के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। However, all the substances do not exist in all the, मतलब सबके सारे के सारे सब्सटेंस, ध्यान देना, सारे के सारे सब्सटेंस तीनों फेज में नहीं हो सकते। ऐसा नहीं जैसे वाटर है, वाटर आराम से तीनों फेज में, देखो वाटर आराम से तीनों स्टेट में रह सकता है, सॉलिड में, फिर उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दीजिए तो लिक्विड में, थोड़ा सा टेम्परेचर दीजिए तो गैस में। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है कि वुड जो लकड़ी होती है सिर्फ और सिर्फ वो सॉलिड स्टेट में रह सकती है, इवन जलने के बाद भी। जैसे यहाँ पे देखो कैम्फोर या अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन, ये सब से सॉलिड और गैसियस स्टेट में रह सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हो, मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती या तो सॉलिड में या तो जल के गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सारे शेप में रह सकते, सारे स्टेट में रह सकते हैं, जैसे वाटर और सल्फर तीनों स्टेट में रह सकते हैं। एग्जांपल हम देखें ना तो आपसे सिंपल इसमें इस क्वेश्चन से इससे आ जाता है, क्वेश्चन बन के आ जाएगा। आपसे सिंपल पूछेगा अमोनियम क्लोराइड, क्लियर, अमोनियम क्लोराइड किस किस स्टेट में रह सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑप्शन होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फोर्थ ऑप्शन होगा कि सॉलिड और गैस, मतलब फोर्थ ऑप्शन होगा ए और सी। तो ऑब्वियसली ए और सी आंसर होगा, समझ में है ना। और फिफ्थ ऑप्शन में अगर ई दे दिया तो आप मतलब फिफ्थ ऑप्शन में ऑल दे दिया तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, होगा नहीं, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड। सॉलिड में जो हम अभी देखें जो पार्टिकल होते हैं काफ़ी क्लोज होते हैं, और इन दोनों के बीच, दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स, ध्यान में, अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच करके रहते हैं और अपना फिक्स्ड पोजीशन रखते हैं। ध्यान देना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टिकल ऐसा नहीं कि यहाँ से मूव करते रहते हैं यहाँ चलने, नहीं, ये दो पार्टिकल इतने जोर से अट्रैक्ट किए कि ये इसको छोड़ेंगे ही नहीं कि यहाँ से किसी और के साथ चला जाए, ठीक है ना। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सॉलिड है मोस्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर में अरेंज होता है, जो जहाँ है वहीं रहेगा, समझ में आया ना। एग्जाम्पल है शुगर, सैंड, आयरन, वुड, रॉक, मिनरल और आइस, हमें नॉर्मल पता है। लेकिन देखो ये हम ऐसा इसलिए बोलते हैं, इसका शेप सेम होता है, शेप नहीं बदलता है सॉलिड का, और इसका वॉल्यूम भी नहीं बदलता है। सिंपल है ना, सॉलिड का न शेप बदलेगा न वॉल्यूम बदलेगा, हमें पता है, क्योंकि हाईली अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं अपने पास, ठीक है ना। वो पार्टिकल छोड़ते ही नहीं है कि वो पार्टिकल मूव करके कहीं और जाए। वो अलग बात है, किसी केस में आप मान लो आयरन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिए हो तो अब पार्टिकल्स मूव कर सकता है। लिक्विड स्टेट की बात करते हैं, पार्टिकल एक क्लोज तो होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सॉलिड की तरह क्लोज होते हैं। सॉलिड अगर ऐसा था, मान लो एग्जांपल लेते हैं, सॉलिड अगर ऐसा था, लिक्विड ऐसा रहा होगा, समझना, थोड़ा अलग अलग हो गया ना। और आप देख रहे हो पार्टिकल मूव कर रहा है, भाई इसके इतना जोर से अट्रैक्शन, इन सब एक दूसरे से इतने अट्रैक्शन फोर्स लगाए थे कि ये इससे अलग ही नहीं हो रहा है, ये इससे अलग नहीं हो पा रहा था, ये इससे अलग नहीं हो पा रहा था। जब अलग हो ही नहीं पा रहा था तो इसका हिम्मत कैसे होगा यहाँ से मूव करके यहाँ चला जाएगा, बताओ, नहीं होगा ना, ठीक है। तो लिक्विड देख लिया, और द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज स्लाइटली मोर देन द सॉलिड। ऑब्वियसली हमने देखा सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होगा। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता, हमें पता है। लिक्विड का देखा, यहाँ पे हमने देखा शेप सेम होता है और वॉल्यूम भी सेम होता है, लेकिन लिक्विड में हम ऐसा बचपन में हिंदी में याद करते हैं ना, इसका आकार और आयतन दोनों बराबर होते हैं। इसका आकार बदलता रहता है, आकार यानी शेप बदलता रहता है, और आयतन यानी वॉल्यूम सेम रहता है। यानी आप किसी को बाल्टी में रखते हो तो बाल्टी जैसा शेप हो जाता है वाटर का, अगर ऐसे कोई बर्तन में रखते हो तो ऐसा शेप हो जाता है। मतलब जिस टाइप के बर्तन में रखते हो वैसा शेप बदल जाता है।
ठीक है ना, कोई फिक्स शेप नहीं होता। ये किसका शेप रख लेता है, जिस कंटेनर में आप रखते हो। समझ में आया ना, ठीक है ना। हाँ, लिक्विड फ्लो एंड चेंजेस शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल फ्लूइड कहते हैं। एग्जाम्पल है वाटर, मिल्क, ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल और अल्कोहल। गैसियस स्टेट तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दूरी दूरी होती है ऐसे, क्लियर, बहुत ज़्यादा गैप होता है, ठीक है ना, ठीक है। और ये द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत निग्लिजिबल होता है, कोई किसी को रोकता ही नहीं है। तो पार्टिकल मूव करते रहते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ जैसे ये पार्टिकल है ना, ये कोई पार्टिकल अभी यहाँ है, अगली बार देखोगे तो ये पार्टिकल यहाँ रहेगा, ये वाला यहाँ रहेगा, ये वाला यहाँ रहेगा, ये वाला यहाँ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों को, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है गैस स्टेट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ ए स्टेट ऑफ मैटर, मतलब चेंज ऑफ ए स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड से लिक्विड बनाना है। आप सिंपल एग्जांपल देखो, आपके पास आइस है, आइस से आपको क्या करना है, आइस से आपको वाटर बनाना है। तो आप क्या बोलोगे, आप उसको सिंपल फ्रीज से निकाल के उसको बाहर रख दोगे, फ्रीज से निकाल के बाहर रखोगे। तो फ्रीज का जो टेम्परेचर था, अंदर का टेम्परेचर, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, तो इन्वायरमेंट रूम टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, तो रूम टेम्परेचर में लाने का क्या मतलब है, आपने उसको हीट दिया। सिंपल है, समझो ना, कि रूम टेम्परेचर में सॉलिड था, उसको लिक्विड बना, तो उसको क्या हुआ, मेल्टिंग हुआ। मेल्टिंग कैसे हो, मेल्टिंग होकर लिक्विड बना ना, तो आपने हीट दिया ना भाई, हीट दिया क्यों। अब बोलो भैया मैंने हीट तो दिया ही नहीं, ऐसा थोड़ी आप गैस, मैं बार बार आपको बोलूँगा कि आप गैस जला के हीट, तो नहीं, आपने फ्रीज का टेम्परेचर और आपके रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना फ्रीज के अंदर के टेम्परेचर के, ठीक है ना। तो यहाँ से बाहर निकलने, यहाँ रखने का मतलब आपने उसको हीट दिया है, समझ में आया ना। हीट दोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को और हीट दोगे तो गैस बनेगा। ये आप एग्जांपल देख सकते हो, गैस चूल्हे पे पानी रखो और उसको बार बार आग देते रहो, हीट देते रहो, तो एक समय ऐसा होगा कि पानी सारा खत्म, सारा गैस बन गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर गैस को ठंडा करो, गैस को कूल करो तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को कूल करो तो सॉलिड बन जाएगा। अब ऊपर वाला तो दोनों समझ में आ गया, नीचे वाला ये भी समझ में आ गया, ये बात तो हम फ्रीज में देख लेते हैं, लेकिन ये बात मुझे नहीं समझ में आया, गैस से लिक्विड कैसे कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल एग्जांपल देखो, कोक की बोतल आप फ्रीज से निकल के बाहर रख दो, ऐसे बाहर रख दिया, हाँ रख दिया, तो हमने देखा क्या कि यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट जमा हो गए, बाहरी सतह पे वाटर ड्रॉपलेट जमा हो गए। ऐसा क्यों हुआ, क्या हमारे कोक की बोतल से बाहर निकला है क्या कुछ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ से एयर जा रही थी ना, एयर इसको टकराने के बाद एयर को इतना ज़्यादा ठंडा लगा कि यहाँ का एयर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। यही तो हुआ, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना कब, जब आप बहुत ज़्यादा ठंडक दे देते हो इसको, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, ठंडक दे देते हो। ये सब आपको पता ना, ओस वगैरह सब इसी का एग्जांपल है ना, ठीक है ना। तो एक भी और देखिए, सॉलिड से लिक्विड बनता है उसको फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूज कर गया, यानी हम इसको मेल्टिंग का प्रोसेस बोल सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड बनना मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं। उसका लिक्विड से गैस में कन्वर्जन, इसको वेपराइजेशन बोलते हैं, वेपर में बनना, लिक्विड से गैस में वेपराइजेशन, ठीक है ना, वेपराइजेशन, समझ में आना। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आपका एग्जाम्पल देख दो कैम्फोर का, क्लियर, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में हो जाएगा तो सब्लिमेशन होता है, क्लियर। लिक्विड से सॉलिड बनना तो सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से सॉलिड बनना, फ्रीज में रख दो पानी, सॉलिडिफाई हो जाएगा। लिक्विड से गैस बनना तो वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड बनना तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कहाँ होता है भाई, ये होता है हमारा बारिश के समय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जब ऊपर नीचे से गैस जाती है तो ऊपर एक समय में वो फिर से कन्वर्ट हो जाती है ना लिक्विड में, जिसके कारण बादल बनते हैं, बादल के ड्रॉपलेट, उसकी बात करते हैं। समझ में आया ना, सारा समझे है ना,
सॉलिड से लिक्विड को हम बोलते हैं फ्यूजन, उल्टा को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड बनना सिंपल याद करना। लिक्विड से गैस बना तो वेपर, वेपर हम नहीं बोलते तो वेपराइजेशन। गैस से फिर से लिक्विड बना हम कंडेंसेशन, कहाँ पे देखते हैं बादल। सॉलिड से गैस बनना तो सब्लिमेशन, ठीक है। चलिए अब दो और स्टेट है, हम उसके बारे में देख लेते हैं। एक है प्लाज्मा स्टेट और एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो प्लाज्मा स्टेट को हम फोर्थ मैटर बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें हाई आयोनाइज्ड गैस होता है। सिंपल समझो ना, गैस तो होता है लेकिन उसमें आयोनाइज्ड पार्टिकल होते हैं। सिंपल समझो ना, ये गैस में आयोनाइज्ड पार्टिकल होते हैं। आयोनाइज्ड पार्टिकल, पार्टिकल होंगे चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये पार्टिकल होंगे। तो ऑब्वियसली आयोनाइज्ड पार्टिकल सुपर एनर्जेटिक होगा, सुपर एक्साइटेड होगा। ऑब्वियसली एनर्जेटिक होगा ना, तो सुपर एक्साइटेड होगा, सुपर एनर्जेटिक होगा। तो और कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे नियॉन साइन बल्ब देखने को मिलेगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब आपको देखने को मिलेगा, इन सब में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा सन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, क्लियर। और भी स्टार सन, जिसके कारण उसकी आपको ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा ग्लो दिखने को मिलता है। समझ में आया ना, सन में आपको प्लाज्मा ही होता है क्योंकि ये सुपर एक्साइटेड होता है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल होता है। गैस ही होता है लेकिन उसमें सुपर एक्साइटेड सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल होता है। समझ में आया। लास्ट है, फिफ्थ स्टेट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है ना। इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। इसको बनाया कैसे जाता है, गैस को कूल कर दीजिए, ठीक है ना। गैस को बिल्कुल ठंडा कीजिए। देखो नॉर्मली गैस को ठंडा करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड बनता है। लेकिन ये हाई गैस को इस तरह से ठंडा करो, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे टू सुपर लो टेम्परेचर पे, समझ में, तो कुछ इस तरह से बन जाता है। ये प्रैक्टिकल इसका यूज मतलब अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है। समझ में है ना, प्रैक्टिकल यूज कोई ऐसा नहीं हुआ है। समझ में है। चलिए इवापोरेशन तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। इस सब में देखो इवापोरेशन तो हमने डिस्कस कर लिया था। सिंपल समझो ना, यहाँ पे कोई वाटर है, यहाँ पे सनलाइट आ रहा है, सनलाइट, ये क्या हो रहा है, सनलाइट यहाँ पे पड़ेगी तो इन वाटर सबको तो गर्म कर देगी। वाटर गर्म तो वाटर हल्का, यानी ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान देना, गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट होने के बाद इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया कि इवन ग्रेविटी इवन अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं ऊपर। मतलब अर्थ के ग्रेविटी में इतनी ताकत नहीं होती कि इसको पकड़ सके, ये ऊपर भाग जाता है। तो इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है। वही बात लिखा है, पार्टिकल फ्रॉम सरफेस गेन थ्रू एनर्जी। समझ लेना कि सनलाइट के कारण इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इवन वो ग्रेविटेशन के फोर्स को ओवरकम करके ऊपर चला जाता है। समझ में आया ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। कुछ फैक्ट है, एक एल्बेडो आपने टर्म सुना होगा, मैं आपको बताता हूँ कि जो कुछ जैसे सिंपल है, सनलाइट वस्तु पे पड़ती है, कुछ ऐसी वस्तु होती है जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, कुछ ऐसी वस्तु होती है जो सनलाइट को ऑब्जॉर्व कर लेती है। यहाँ पे वही लिखा है कि ब्लैक ऑब्जेक्ट का एबिलिटी क्या होती है। मान लो एक ब्लैक है, ब्लैक ऑब्जेक्ट की क्या एबिलिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। समझ में ना, इसीलिए समर के समय वाइट क्लोथ या लाइट क्लोथ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, डार्क क्लोथ को नहीं। पता है क्यों, क्योंकि व्हाइट क्लोथ क्या कर लेते हैं, गर्मी के दिनों में जो सनलाइट पड़ते हैं ना उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो हमें ज़्यादा गर्मी फील नहीं होता है। समझ में आया, ठीक है ना। इस प्रोसेस को एल्बेडो एक्चुअली बोलते हैं। एल्बेडो का मतलब कितना ज़्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा उसका एल्बेडो ज़्यादा होगा। यानी एल्बेडो मैक्सिमम कितना होता है, किसका होता है, आइस का। समझ में, we see water droplet on an outer surface of a glass containing ice cold water because of the water vapor present in the air when comes into contact with a glass of water। ये तो मैंने आपको बताए थे, सिंपल मैंने आपको अभी बताया कि गैस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। कोक की बोतल ओपन करो,
कोक की बोतल वो ओपन करो, हमें बाद में इसके बाहर वाटर ड्रॉपलेट देखने को मिलते हैं। कैसे भाई? गैस आता है इसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में आने से गैस ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर लिक्विड ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया ना? अब देखो, क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे बिकॉज विद द इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वेपर मूव अवे फ्रॉम द विंड डिक्रीजिंग। सिंपल है, क्लॉथ जो होता है ड्राई हो जाता है फास्ट इन विंडी डे। जब ऐसा देखो, एक तो धूप ज़्यादा होती है, सनलाइट ज़्यादा होता है, तो उस समय तो जल्दी कपड़ा क्या हो जाता है, मतलब सूख जाता है। इसमें तो नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं, इवापोरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। लेकिन अब क्वेश्चन होता है कि जब बहुत तेज हवा बहती है, ठीक है ना, हवा बहती है, इस समय वाटर वेपर, इस समय भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका इम्पॉर्टेंट मतलब एक ही कारण है, सिंपल समझो ना। यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट है बहुत सारे, तो बहुत सारे विंड मूव करती है, तो विंड इसके पार्टिकल को क्या कर सकती है, इससे दूर कर देती है। तो धीरे धीरे बार बार ऐसे ही करने से तो यहाँ के पार्टिकल और दूर होते जाएंगे ना, तो सिंपल यहाँ के लिक्विड पार्टिकल भी दूर हो जाएंगे। तो इस तरह ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है, सूख जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे ये वाला पार्ट, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं बता दूं, ये एक और वीडियो में हो जाएगा। और साथ ही साथ आप इसको ऑब्जेक्टिव वाले को छोड़ना मत। राकेश यादव सर में हम एंशिएंट डिस्कस कर चुके, मॉडर्न डिस्कस कर चुके, पॉलिटी डिस्कस कर चुके, केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, इसलिए साथ ही साथ लुसेंट ऑब्जेक्टिव में हम बायोलॉजी डिस्कस करेंगे, तो साथ ही साथ इसको डिस्कस करेंगे। और हमारा एक कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज करना है। देखो ये फ़ी बहुत कम है, इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप आराम से मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेंगे। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।